बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, in the previous class we had studied about phases of photosynthesis and we had discussed or studied in detail the first phase of photosynthesis. And what is the name of the first phase of photosynthesis? Light reaction or light dependent reaction. याद आया? पिछली क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के फेजेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप पढ़ा था। वैसे मजमूई तौर पर मैंने फोटोसिंथेसिस के कितने फेजेस बताए थे आपको? एक तवील फहरिस्त है ना फेजेस की। और नो, सिर्फ दो ही फेजेस बताए थे। कौन कौन सा? वाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड इन डिटेल अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द टू नेम ऑफ अ प्रोसेस। ओके, ये एक ही प्रोसेस के दो नाम हैं, लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो थोड़ा सा फीडबैक हो जाए, रिव्यू हो जाए कि लाइट रिएक्शन में बुनियादी तौर पर हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे जो लाजमी चीज है, जो बुनियादी चीज है, वो ये पढ़ी थी कि लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी ये रोशनी के बगैर वक़ू पज़ीर नहीं हो सकता। ये सबसे बुनियादी बात है। फिर इस रिएक्शन में क्या होता है, हमने आपको बताया था 3 स्टेप्स हैं। लाइट रिएक्शन के 3 सब स्टेप्स हैं। नंबर 1 फोटोलाइसिस, नंबर 2 रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। याद आया? ये 3 स्टेप्स हमने आपको बताए थे। तो इस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया था, उसको जरा रिकॉल करेंगे। उसके हमने क्या नाम आपको बताए थे? 2 एनर्जी रिच कंपाउंड लाइट रिएक्शन में बनते हैं, वो इसलिए याद दिला रहे हैं हम कि वो यहाँ इस्तेमाल होने हैं। लाइट रिएक्शन में जो 2 एनर्जी रिच कंपाउंड बनाए गए थे, जो केमिकल एनर्जी तैयार की गई थी, वो सेकंड फेज में इस्तेमाल होनी है। क्या नाम थे उसके? NADPH2 और ATP। ATP किस चीज का एब्रिविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और NADPH2 रिड्यूस निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, तो ये 2 एनर्जी रिच कंपाउंड फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में तैयार हुए थे। उसके अलावा कुछ और बना था? नहीं, फोटोलाइसिस का अमल हुआ था और ऑक्सीजन रिलीज हो गई थी। और फोटोलाइसिस के अमल में हमें एक और चीज हासिल हुई थी, जो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ था तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई थी और एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें मौसूल हुए थे। सही, तो वो भी यहाँ इस्तेमाल होने हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 126 पर। ओके, 126 सफा नंबर पर मौजूद है। किताबें आप लोग खोल लीजिए। आपके पास हाइलाइटर एंड पेंसिल्स मौजूद होना चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकें। शुरू करें। टुडे आवर टॉपिक इज, टॉपिक तो वही पुराना है, फोटोसिंथेसिस या फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसमें हमारा जो आज सब टॉपिक है वो क्या है? डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कॉमन नेम इसका डार्क रिएक्शन है, जो एक्चुअल सही नेम है वो क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, तो इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है? इस चीज पर थोड़ी तवज्जो दें।
डार्क रिएक्शन जहन में रखने से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये अमल अंधेरे में या रात को होता है, इसलिए इसका नाम डार्क रिएक्शन रखा गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसका जो सही नाम है वो क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसको जहन में रखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। मैंने क्या कहा? डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात में होगा या अंधेरे में होगा। सही। डार्क रिएक्शन का इसको जो नाम दिया गया है उसकी वजह यह है कि फोटोसिंथेसिस के इस फेज में लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट मौजूद हो या ना हो इससे सेकंड फेज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ सकता है क्योंकि लाइट रिएक्शन पर ये डिपेंडेंट है। जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पर, तो वहां लाइट की जरूरत होती है, इसलिए इनडायरेक्टली तो ये लाइट से मुतासिर हो सकता है लेकिन डायरेक्टली मुतासिर नहीं होता। तो ये बात अपने जहन में रखें कि ये जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन है ये सिर्फ रात में नहीं होता, दिन में भी होता है। ओके। दिन में जिस वक्त लाइट रिएक्शन चल रहा होता है तो उसके साथ साथ ये डार्क रिएक्शन भी क्लोरोप्लास्ट में चल रहा होता है, क्योंकि ये तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है ना। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप होता है, फिर पहला, फिर दूसरा। तो ये तो कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए। सही। तो जहन में रहे ये जो डार्क रिएक्शन है ये दिन में भी चल रहा होता है लाइट रिएक्शन के साथ साथ। सही। तो फोटोसिंथेसिस का ये जो फेज है इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, बराह रास्त लाइट की जरूरत नहीं है। इसीलिए इस फेज को क्या कहा जाता है? डार्क रिएक्शन या इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का ये जो सेकंड फेज है डार्क रिएक्शन इज साइक्लिक फेज। क्या है ये साइक्लिक फेज है, यानी ये एक बाकायदा चक्कर चल रहा है पूरा। सही। स्टेप जो है वो दोहराए जा रहे हैं, सारे एक साइकिल में चल रहे हैं। सही। इसीलिए आगे लिखा हुआ ना अकर इन सेट ऑफ रिएक्शन। इसमें डार्क रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो साइक्लिक मैनर में चलते रहते हैं स्टेप वाइज। सही। और डार्क रिएक्शन का एक और नाम भी है जो एडवांस क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या यूनिवर्सिटीज में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हायर क्लासेस में डार्क रिएक्शन जो है ये लफ्ज कम इस्तेमाल होता है। जो एक्चुअल इसका नाम है वो है केल्विन बेंसन साइकिल। क्या है? केल्विन बेंसन साइकिल। ये साइंसदान का नाम पर इसका नाम रखा गया है। वो साइंसदान जिन्होंने इस डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था और इसमें इतने सारे जो स्टेप इन्वॉल्व हैं वो सारे साइक्लिक मैनर में जिस साइंसदान ने डिस्कवर किए थे उनके नाम पे रखा गया है केल्विन बेंसन साइकिल, और शॉर्टली इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। सही। तो ये नाम जो केल्विन बेंसन साइकिल है ये साइंटिस्ट के नाम से मंसूब है। अब इस फेज में होता क्या है? एक्चुअल लाइट की जरूरत नहीं है, तो फिर किस चीज की जरूरत है और क्या इसमें होता है? पहले पढ़ देंगे इसमें क्या होता है, फिर उसमें देखेंगे किस किस चीज की जरूरत है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यही है ना इसका नाम। ये जो 2 एनर्जी रिच कंपाउंड हैं ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल असल फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एनर्जी कहां से आती है? ATP और NADPH2। ये जो 2 एनर्जी रिच कंपाउंड लाइट रिएक्शन में बने थे ये यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस केल्विन बेंसन साइकिल के जो सेट्स ऑफ रिएक्शन है, जो बहुत सारे स्टेप हैं, सबके लिए एनर्जी कहां से आती है? इन दोनों मॉलिक्यूल से आती है। और एक एक 2-2 मॉलिक्यूल नहीं होते भाई, सैकड़ों हजारों मॉलिक्यूल होते हैं
जो बन रहे होते हैं प्लांट में और स्टेप वाइज इस्तेमाल होते रहते हैं। सही, ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल से पूरा रिएक्शन हो जाएगा, एक एटीपी से या एक एनएडीपीएच से हो जाएगा, बहुत सारे बन रहे होते हैं। मुख्तलिफ रिएक्शंस में अलग अलग तादाद है, कहीं 6 इस्तेमाल हो जाते हैं, कहीं 4, कहीं 8, इस तरह इस्तेमाल होते हैं अलग-अलग स्टेप्स में। सही, तो डार्क रिएक्शन में बुनियादी तौर पर क्या होता है, ग्लूकोज मैन्युफैक्चर किया जाता है। असल जो ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो प्लांट की ग़िज़ा तैयार होती है, वो कौन से रिएक्शन में तैयार होती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सही, लेकिन इस ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए एनर्जी कहां से आती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पहला फेज एटीपी और NADPH2 की शक्ल में। सही, क्या करती है ये एनर्जी, ये एनर्जी इस्तेमाल की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ओके, तो बुनियादी तौर पर डार्क रिएक्शन में क्या तैयार होता है, ग्लूकोज तैयार होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। सही, एनर्जी कहां से आती है, लाइट रिएक्शन से, किस सूरत में, एटीपी और NADPH2 की सूरत में। अब एनर्जी के अलावा या मजमूई तौर पे बात कर लें कि डार्क रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। लाइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी, पानी और लाइट, वाटर एंड लाइट, वहां पर ये 2 चीजें चाहिए थी, उसके जरिए सारा काम हो रहा था। अब यहां रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कि प्लांट के लीव्स में कसीर तादाद में स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के जरिए लाइट प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में दाखिल होती है और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की जाती है। लेकिन कुछ मिकदार प्लांट के अंदर भी बन रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेशन का अमल होता है, तो वहां उसके नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो वो भी अंदर ही इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन वो इस कदर मिकदार में नहीं होते कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, इसलिए एयर से मजीद कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की जाती है। उसके बाद दूसरी चीज एंजाइम्स दरकार है। हमने आपको बताया था कि प्लांट जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व मिनरल को, तो वो मिनरल एंजाइम बनाने के काम आते हैं, और ये एंजाइम इस केल्विन बेंसन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इसके हर स्टेप पर एंजाइम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ एंजाइम है, कई एंजाइम है जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सही, उसके बाद आखिरी चीज है एनर्जी, और एनर्जी कहां से आती है, ये तो आपको मालूम हो ही गया कि फर्स्ट फेज से एनर्जी आती है। सही, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और केल्विन बेंसन साइकिल। सही, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप है, जिसका नाम डार्क रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल है, ये समझ में आ गया। क्या होता है इसमें ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जाता है, उसमें बुनियादी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, और इसमें तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नजर आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन तो पहले ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन कहां से आएगा। आपको याद होगा लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप हुआ था फोटोलाइसिस का, तो वहां ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई थी और बाकी क्या बचा था, एक प्रोटॉन हाइड्रोजन बच गया था और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। वो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटम थे वो यहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये पूरा पानी का मॉलिक्यूल यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, ये यहाँ पर पूरा पहुंचता ही नहीं है, ये तो ब्रेक होने के बाद पहुंचता है यहाँ। सही, तो इस तरह यहाँ ग्लूकोज की सिंथेसिस का अमल होता है। सही, समझ में आ गया ये प्रोसेस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक और है, उसको भी पढ़ लें, और वो है लिमिटिंग फैक्टर। क्या है लिमिटिंग
फैक्टर। तो फोटोसिंथेसिस के जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर तो समझते हैं ना, ऐसे फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को मुतासिर करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा कर देते हैं, जिनकी कमी और ज्यादती से फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासिर होता है। फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है या घटता है या बिल्कुल रुक जाता है। सही, तो ये कहलाते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये? लिमिटिंग फैक्टर। फैक्टर which affect the rate of photosynthesis are called limiting factor। ये भी आपके पास पेज नंबर 126 पे लिखा हुआ है, इसे हाईलाइट कर लें लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन को। कौन कौन से हैं ये फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए? नंबर 1 लाइट इंटेंसिटी, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड नंबर 3 टेम्परेचर। These are the limiting factor of photosynthesis। ओके, ये तीनों फोटोसिंथेसिस की स्पीड को, फोटोसिंथेसिस के रेट को मुतासिर करते हैं, बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट की शिद्दत है वो फोटोसिंथेसिस को किस तरह मुतासिर करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी रोशनी होगी उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। सही, अगर लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि लाइट जो है स्ट्रोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मुतासिर करती है। सही, तो स्ट्रोमाटा के जरिए गैस अंदर दाखिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर स्ट्रोमाटा जो है वो सही नहीं खुलेंगे तो गैस भी सही से अंदर दाखिल नहीं होगी, तो प्रोसेस स्लो होगा या हल्का फास्ट होगा? स्लो हो जाएगा। स्ट्रोमाटा अच्छी तरह खुले हुए हो, गैस ज्यादा अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अंदर जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट होती है कि इतनी लाइट तक जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल बढ़ेगा, और इससे ज्यादा अगर लाइट हो गई तो फिर खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सही, ये ग्राफ में आपको दिखाया गया है, इसको देख लें आप। इसी तरह दूसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उससे फोटोसिंथेसिस का रेट मुतासिर होता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असल ग्लूकोज सिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही अच्छा प्रोसेस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर कम हो जाए तो प्रोसेस क्या होगा? स्लो हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का अमल स्लो हो जाएगा। सही, उसके बाद तीसरी चीज है टेम्परेचर। ये बहुत ही अहम तरीन चीज है टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो सुटेबल टेम्परेचर है, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत अच्छे तरीके से चलता है, वो है 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 डिग्री सेल्सियस से अब नीचे आना शुरू हो तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता चला जाएगा, और 0 पर पहुंचकर या 2-3 पर पहुंचकर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसी तरह अगर फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर 30 से ऊपर जाना शुरू होगा तो एक लिमिट है, वहां तक तो फोटोसिंथेसिस का अमल सही चलता है, और अगर उससे ज्यादा आप ऊपर जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का अमल आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, और तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल रुक जाता है। सही, तो टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस के रेट को मुतासिर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हमने जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था वो मुकम्मल पढ़ लिया। इस चैप्टर में हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना था, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने मुकम्मल पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।